हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज के इस सेशन में हम 15 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया। डॉक्टर प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पहला फैक्ट तो देखिए, ये नोट कीजिए कि डॉक्टर प्रभा अत्रे जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका थी। हाल ही में इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो कि भारत में किराना घराने से संबंधित है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 13 जनवरी 2024 को किराना घराने की भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन पुणे महाराष्ट्र में हुआ। इनका जन्म भी महाराष्ट्र के पुणे में ही हुआ था। इन्होंने स्वरामयी और अंतरस्वर नाम की पुस्तकें लिखी है, जो कि संगीत से संबंधित अलग अलग पुस्तकें हैं। संगीत के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण भारत सरकार के द्वारा 2022 में इन्हें पद्म विभूषण दिया जा चुका है। इसके पहले 2002 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1990 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 1991 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर प्रभा अत्रे जो कि शास्त्रीय संगीत गायिका थी फ्रेंड्स, ये भारत में किराना घराने से संबंधित थी। ये उत्तर प्रदेश के शामली जिले में तहसील कस्बा किराना से संबंधित है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है किराना घराना। इस घराने के संस्थापक अब्दुल करीम खान को माना जाता है। भारत में बहुत सारी हस्तियां रही हैं जो कि किराना घराने से निकली और संगीत के क्षेत्र में इन्होंने अपना मुकाम बनाया, जैसे हीराबाई बरोडेकर, बेगम अख्तर, भीमसेन जोशी, इनका नाम आपने सुना होगा, गंगूबाई हंगल और रोशन आरा बेगम। ये सभी भारत में किराना घराने से संबंधित है, जो कि भारत में एक शास्त्रीय संगीत घराना है। डॉक्टर प्रभा अत्रे भी किराना घराने से ही संबंधित थी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक की जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, 2023 के करंट अफेयर की इस बुक में आपको 36 टॉपिक देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो भारत की किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करिए या फिर क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। पंजाब के त्योहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? देखिए, लोहड़ी आप सभी जानते हैं उत्तर भारत में मनाया जाने वाला पर्व है। स्पेशली पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मनाया जाता है, जिसमें अग्नि की स्पेशली पूजा की जाती है। तो अग्निदेव को संबंधित लोहड़ी हाल ही में 13 जनवरी को पंजाब में सेलिब्रेट किया गया। प्रकृति में पाए जाने वाले 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में अग्नि तत्व की पूजा से संबंधित है लोहड़ी फेस्टिवल। स्पेशली विंटर के खत्म होने का ये एक प्रतीक है। इसके अलावा फसलों की कटाई के उत्सव के रूप में भी लोहड़ी त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। कहीं कहीं इसे स्थानीय लैंग्वेज में लाल लोई त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पंजाब के अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ अलग अलग हिस्सों में इस त्योहार को मनाए जाने की परंपरा है। पंजाब के अदर फेस्टिवल की बात करें तो होला मोहल्ला फेस्टिवल और बैसाखी पर्व भी पंजाब के ही अन्य त्योहार है और लोहड़ी पर्व भी पंजाब राज्य में ही सबसे ज्यादा मनाया जाता है। फसलों की कटाई से संबंधित इस उत्सव में अग्निदेव की पूजा की जाती है। ओके, इसके बाद आइए। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? देखिए, यहाँ पर आप अगर जज करने जाएंगे तो आपको नई दिल्ली लगेगा कि इस रिपोर्ट में नई दिल्ली को प्रदूषित ठहराया गया होगा, लेकिन यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर मतलब CREA की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर मेघालय का बर्निहाट शहर है। तो आंसर भी हो जाएगा। ये एक थिंक टैंक है फ्रेंड्स। इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत के मेघालय में बर्निहाट शहर भारत का सबसे प्रदूषित शहर है।
2023 में ऑलमोस्ट 75% से ज़्यादा दिनों के डेटा को यहाँ पर कलेक्ट किया गया और इसके आधार पर 227 शहरों का अध्ययन किया गया। और इस अध्ययन के अनुसार भारत में मेघालय का बर्निहाट भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। बर्निहाट के बाद बिहार का बेगूसराय और 3rd नंबर पर उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है प्रदूषण के आधार पर। वहीं इस सूची में दिल्ली को 8वें स्थान पर रखा गया। रिपोर्ट में भारत के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में PM10 की जो सांद्रता है वो भारतीय मानकों की तुलना में 3 से 5 गुना ज्यादा है और WHO की माने तो इसके अनुसार ये सीमा 13 से 20 गुना तक अधिक है। तो अगर एक स्टैंडर्ड एयर क्वालिटी देखें तो इसके आधार पर अगर मापने जाएं तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित शहर है, जिसमें पहले स्थान पर मेघालय के बर्निहाट शहर को रखा गया। अब देखिए, ये जो प्रदूषित शहर का जो आंकड़ा निकाला गया है ये PM के आधार पर निकाला गया, जिसे कहा जाता है पार्टिकुलेट मैटर। एटमॉस्फेयर में सॉलिड पार्टिकल्स और इसके अलावा जो लिक्विड बूंदें हैं उनके मिश्रण को ही पार्टिकुलेट मैटर के नाम से जाना जाता है। एयर पोल्यूशन को मापने में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एयर पोल्यूशन को मापने की ये एक इकाई है, इसको ऐसे समझ लीजिए। अब भारत सरकार के द्वारा समय समय पर एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए काफ़ी सारे कदम उठाए गए हैं, काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए, जिसमें देखिए जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम सबसे प्रमुख है। इसे याद रखिएगा, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा सफर पोर्टल को भी केंद्र सरकार के द्वारा एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए लॉन्च किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने 2026 तक भारत के जो प्रमुख शहर है वहां पर PM सांद्रता को 40% से कम लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इस तरह से काफ़ी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है जो कि अलग अलग समय पर एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए अपनाए गए हैं। हम यहाँ पर CREA की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, तो 2023 के अनुसार इस रिपोर्ट में भारत का सबसे प्रदूषित शहर मेघालय का बर्निहाट शहर घोषित किया गया। दोरजी शेरिंग लेप्चा को किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया? तो दोरजी शेरिंग लेप्चा भारत के सिक्किम राज्य से बिलोंग करते हैं। सिक्किम राज्य में एकमात्र राज्यसभा की सीट है जहां से दोरजी शेरिंग लेप्चा को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। ये भारत में भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे और सिक्किम में ग्रथांग माचोंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। अब इन्हें देखिए सिक्किम से राज्यसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित किया गया। साथ ही नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और ND गुप्ता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया। क्वेश्चन हमारा दोरजी शेरिंग लेप्चा से है, तो ये कहां से आते हैं? भारत के सिक्किम राज्य से। अब यहां पर देखिए राज्यसभा के बारे में कैजुअली फैक्ट हम डिस्कस करें तो इसका गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया था। पार्लियामेंट में यह उच्च सदन मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन की बात की गई है। एक स्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, हमेशा चलता रहता है। 238 निर्वाचित होकर आएंगे और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं आर्टिकल 80 के अंतर्गत। वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, जिसमें से 233 निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है। कार्यकाल राज्यसभा के सदस्य का 6 वर्ष होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है जो कि हमेशा चलती रहती है, लेकिन सदस्य का कार्यकाल कितना है? तो 6 वर्ष। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति के पद पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में आपातकाल घोषित किया गया? तो पपुआ न्यू गिनी जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है प्रशांत महासागर में, हाल ही में देखिए वेतन कटौती को लेकर पुलिस और सार्वजनिक क्षेत्रों के जो कर्मचारी है उनके मध्य में विरोध प्रदर्शन के कारण इस देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। देश है ये पपुआ न्यू गिनी। अगर आप मैप में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में आपको ये प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के मध्य में दंगे भड़कने के कारण 20 से अधिक लोगों की यहां पर मृत्यु हुई थी, जिसके बाद यहां के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश प्रशांत महासागरीय देश पपुआ न्यू गिनी में हाल ही में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल पोर्ट मोरेस्बी है। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किसे क्रिस्टल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? देखिए पहला फैक्ट ये समझिए कि क्रिस्टल अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है।
ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से वर्ल्ड की बेहतरी के लिए काम किया हो, वर्ल्ड में शांति स्थापित करने के लिए या फिर विकास करने के लिए काम किया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्रिस्टल अवार्ड दे सकती है। 2024 में डिएबेडो फ्रांसिस केरे, मिशेल यो और नाइल रॉजर्स को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी को दिया गया है 2024 में क्रिस्टल अवार्ड। अब ये है कौन, एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात होगी डिएबेडो फ्रांसिस केरे की। ये एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, तो एनवायरमेंट के लिए इन्होंने काम किया है और इसके माध्यम से गेंडो समुदाय की रक्षा करने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। तो डिएबेडो फ्रांसिस केरे को क्रिस्टल अवार्ड दिया गया। दूसरे आते हैं मिशेल यो। ये एक एक्ट्रेस है फ्रेंड्स, जिन्हें देखिए अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। डिजास्टर प्रिपरेशन के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मिशेल यो को क्रिस्टल अवार्ड 2024 दिया गया। तीसरे हैं नील रॉजर्स। ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, अपने संगीत के माध्यम से दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, समानता की भावना लाने के लिए इन्होंने प्रयास किए। तो नील रॉजर्स को भी क्रिस्टल अवार्ड 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया गया। अभी केवल घोषणा की गई है, ये समझिएगा। ये 54वीं बैठक में दिया जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जो कि कुछ समय बाद ही आयोजित की जाने वाली है। क्रिस्टल अवार्ड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि किन व्यक्तियों को दिया जाता है। तो कला के माध्यम से दुनिया की बेहतरी के लिए काम करने वाले लोगों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा क्रिस्टल अवार्ड दिया जा सकता है। एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो देखिए, एन अनकॉमन लव ये पुस्तक लिखी गई है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा। नाम थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, इन्होंने लिखी है एन अनकॉमन लव नाम की बुक। आंसर बी ले लेते हैं पहले। अब देखिए, इस बुक में आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि किसकी बात की गई। तो इन्फोसिस के जो सह-संस्थापक है, को फाउंडर है नारायण मूर्ति, और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति के जीवन से संबंधित घटनाओं को, उनके व्यवहार को इस पुस्तक में बताया है चित्रा बनर्जी ने। तो एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया। इसके बाद आइए, इंटरनेशनल केमल फेस्टिवल 2024 राजस्थान के किस जिले में आयोजित हुआ? तो इंटरनेशनल केमल फेस्टिवल 2024 का आयोजन राजस्थान के बीकानेर में किया गया। राजस्थान के पर्यटन विभाग के द्वारा हर साल इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है राजस्थान के बीकानेर में, जहां पर देखिए ऊंटों की प्रदर्शनी के अलावा वहां के जो लोक नृत्य जैसे कालबेलिया, अग्नि नृत्य और जितने भी अन्य जनजाति नृत्य है उनकी प्रदर्शनी की जाती है। इन लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। तो इंटरनेशनल केमल फेस्टिवल 2024 राजस्थान के बीकानेर में हाल ही में आयोजित किया गया। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना, रेगिस्तानी क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करना इस फेस्टिवल को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा राजस्थान के अदर फेस्टिवल की बात करें तो रेगिस्तान महोत्सव भी देखिए जैसलमेर में मनाया जाता है। पुष्कर का मेला लगता है पुष्कर राजस्थान में। जयपुर में हाथी महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव और माउंट आबू में शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये राजस्थान के अदर फेस्टिवल हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा हाल ही में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। आंसर भी हो जाएगा, डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया जलवायु सम्मेलन 2024 की थीम है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए किन नई टेक्नोलॉजीज को विकसित किया जाएगा, इससे संबंधित वार्ता की गई जलवायु सम्मेलन 2024 में। आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च की? सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब को हाल ही में चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर सी हो जाएगा, चाइना में एक सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है जिसे जिचांग के नाम से जाना जाता है। यहीं से चाइना ने आइंस्टीन प्रोब नाम का सैटेलाइट लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के माध्यम से छोड़ा। अगर आप इसकी इमेज देखेंगे तो ये कमल के आकार का है फ्रेंड्स, जिसमें वाइड फील्ड एक्सरे टेलीस्कोप लगाए गए हैं। अब सीधी सी बात आती है कि सैटेलाइट का उद्देश्य क्या है, आइंस्टीन प्रोब का उद्देश्य क्या है?
तो देखिए, वायुमंडल के बाहर जितनी भी भविष्यवाणियां की जाती है ग्रह, उपग्रह और अन्य तारों को लेकर, अन्य आकाशगंगाओं को लेकर, इनसे संबंधित जानकारियां जुटाना और इसके अलावा खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करना इस सैटेलाइट को लॉन्च किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट को हाल ही में चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। क्लियर? तो यहां पर देखिए, हमने 15 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझा। अब फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। वन लाइनर करंट अफेयर में हम जून मंथ में आगे बढ़ते हैं। तो पहला देखिए, 27 साल के बाद मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन इंडिया में किया गया। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने जून 2023 में शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना को राज्य में लॉन्च किया। 10 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर वर्ल्ड कप में भारत शीर्ष पर रहा। दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया। 10 जून 2023 को मेघालय राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है। आगे 10 जून 2023 को मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर मुंबई है। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में इंडिया पूरे वर्ल्ड में शीर्ष पर रहा। फूल उत्सव डिमोंक भारत के लद्दाख और कारगिल में मनाया जाता है। 11 जून 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना को हरियाणा राज्य में लॉन्च किया। और इसके अलावा 11 जून 2023 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का इनॉग्रेशन नई दिल्ली में किया था। ये सभी वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स। एक बार रिवाइंड करके आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में। जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उन्हें हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, शीलवर्धन सिंह को यूपीएससी का नया सदस्य नियुक्त किया गया। शेरिंग तोब्गे हाल ही में भूटान के नए पीएम नियुक्त किए गए। 12 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल को ओडिशा के चांदीपुर से लॉन्च किया। 9th एशियन विंटर गेम्स के मैस्कॉट की बात करें तो ये बिनबिन और निन्नी घोषित किए गए। CNN और न्यूज 18 द्वारा भारतीय संगठन इसरो को उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2024 में प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। इसके बाद आइए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 11 से लेकर 17 जनवरी तक सेलिब्रेट किया जाएगा। भारत और जापान के मध्य अभ्यास सहयोग काइजिन 2024 का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित मानव रहित हवाई वाहन दृष्टि 10 के नाम से पुकारी जा रही है। और लास्ट देखिए, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इन सभी करंट अफेयर्स को लास्ट सेशन में हमने डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? इसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट कुछ सेशंस में, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।